ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे CO2 का रिमूवल, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हो, चाहे फिर न्यूट्रिएंट की डिलीवरी, बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेशन हो, चाहे बॉडी में इम्यून सिस्टम का फंक्शन, इन सारी चीज़ों को एक ही चीज़ कंट्रोल करता है, वो है हमारा ब्लड। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में समझेंगे, हम अपने बॉडी के फ्लूइड के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपको अबाउट ब्लड। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड को पहले दो पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट इसमें प्लाज्मा होता है, दूसरा पार्ट इसमें कार्पस्कल यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड का लगभग 55% होता है। ये थोड़ा सा विस्कस होता है, यानी कि पानी की तरह थिक नहीं होता, उससे थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए उसको विस्कस कहा जाता है। येलो कलर का होता है, इसलिए उसको स्ट्रॉ कलर कहा जाता है। लगभग पूरे प्लाज्मा में जितना भी आप प्लाज्मा देख रहे हो, यानी कि ब्लड का 55%, इसका 90 से 92% वाटर होता है और लगभग 6 से 8% प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, गैसेज होते हैं, जो O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होना है, चाहे वो हार्मोन्स हो, ये सारे के सारे इसी ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी की एक एक सेल तक पहुंचाया जाता है। अगर हम इसी प्लाज्मा में प्रोटीन के बारे में देखें, जिसकी मैंने बात अभी 6 to 8% के बारे में बताई थी, इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? इसमें एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। अब ये जो एल्बुमिन होता है ये बेसिकली हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो वाटर का जो बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे ब्लड में, यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन की, तो बॉडी थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, पैर में स्वेलिंग आ जाता है, मोटा थोड़ा सा बॉडी हो जाता है। और अगर वही हम बात करें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की, इसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा सेल होते हैं। अल्फा और बीटा सेल ये दोनों ही इसी ऑस्मोटिक बैलेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। हम बात करें गामा प्रोटीन के बारे में, तो ये हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है वो इसी गामा सेल में बनती है, जो ग्लोब्यूलिन का पार्ट होता है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें वही फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में, तो ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। अगर हमारे ब्लड में इसकी कमी हो जाए, यानी कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की, तो जो अगर हमें कहीं कट लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की संभावना हो जाती है, काफ़ी ब्लड लॉस होने लगेगा, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ होती हैं, ये प्रोटीन के काम होते हैं। अगर हम दूसरे पार्ट इसकी अगर हम कार्पस्कल्स की बात करें तो इसमें 3 सेल होते हैं, एक RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। RBC को एरिथ्रोसाइटिन भी बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल, WBC बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस्कल, और एक प्लेटलेट्स होता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अगर हम साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साइज होता है वो WBC का होता है। इसका क्वांटिटी भी काफ़ी कम होता है, लगभग 6 से 8,000 क्यूबिक पर मिलीमीटर के आसपास होता है। अगर हम वही दूसरे नंबर पर देखें तो वो प्लेटलेट्स होता है, फिर RBC होता है। अगर हम स्पेशली RBC की अगर बात करें तो RBC जैसे मैंने बताया ये 5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक पर मिलीमीटर के आसपास होता है। ये जो होता है बेसिकली, अगर हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में समझे, आखिर ये बनता कहाँ पे है, हमारी बॉडी में कुछ लंबे लंबे बोन्स होते हैं, उसमें रेड बोन मैरो होता है, अस्थिमज्जा जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसी में इसका फॉर्मेशन होता है। ये सर्कुलर होता है, बाइकॉनकेव होता है। आप बाइकॉनकेव और सर्कुलर समझना चाहते हैं तो जैसे पेड़ा होता है ना, पेड़ा थोड़ा सा अंदर चपटा होता है, कैरम बोर्ड की गोटी होती है, बीच से थोड़ा सा कॉनकेव होता है, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस RBC का। RBC में देखिए तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें जितने भी सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो ER हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है ताकि इस RBC में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ठूसा जा सके। अब जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आयरन कंटेनिंग होता है, इसमें आयरन होता है। इस हीमोग्लोबिन में ही एक हीमोग्लोबिन से लगभग 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। लगभग हमारी पूरे बॉडी का लगभग 97% O2 इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और लगभग 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम देखें इस RBC में एम्ब्रियोनिक लेवल पे ये कहाँ पे बनता है, ये RBC जब कोई बच्चा अपनी माँ के घर में होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले ये यॉक सैक में बनता है, फिर स्प्लीन इसको टेक ओवर करता है, फिर लीवर इसको टेक ओवर करता है, और जैसे ही उस बच्चे की बर्थ हो जाती है तो फिर इसी रेड बोन मैरो में RBC का फॉर्मेशन होने लगता है। लगभग 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन के बाद ये मरने लगता है ये पूरा RBC, और ये जो टूटता है वो स्प्लीन में टूटता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। इसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स के दूसरे पार्ट के अगर हम बारे में देखें, यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में समझे, तो ये जो प्लेटलेट्स होता है जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, बेसिकली ये जो होता है काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है।
इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो वो इसी रेड बोन मैरो में बनता है। इसी रेड बोन मैरो में एक मेगा कैरियोब्लास्टिक सेल होता है, ये इनमेच्योर होता है, पहले ये मेच्योर होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, और उसके बाद उसके फ्रेगमेंटेशन को प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स का बेसिकली हमारे ब्लड में यही काम होता है, ये कुछ सर्टन फैक्टर्स रिलीज करता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे ब्लड में अगर कोई भी एक चोट लग गया, कट लग गया तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता है। इसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स के तीसरे पार्ट यानी कि WBC यानी कि ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगर हीमोग्लोबिन होता तो ये भी रेड कलर का होता। ये काफी शॉर्ट लिव्ड ये भी होता है, इसका लाइफ स्पेन काफी छोटा होता है। अगर हम WBC की अगर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। अगर इसी में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलते हैं तो उसको ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं, अगर ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते तो उसको एक ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट होता है ये फिर तीन टाइप का होता है, एक होता है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल। फिर ये जो एक ग्रैन्युलोसाइट होता है ये फिर दो टाइप का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर हम पहले ग्रैन्युलोसाइट की अगर बात करें न्यूट्रोफिल के बारे में, ये फैगोसिटिक होता है यानी कि सूडोपोडिया बनाता है, अमीबा की तरह फॉल्स फीड निकालता है और कोई भी अगर बैक्टीरिया हो तो उसको सूडोपोडिया बना करके अपने अंदर लेता है और लाइसोजाइम उसमें डाल करके उसको खत्म कर देता है, उसको बैक्टीरिया को मार देता है। तो अगर हम बात करें दूसरे पार्ट यानी कि इओसिनोफिल के बारे में, तो कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शन हो, किसी इंसान में अगर एलर्जी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, अगर वो अपना ब्लड टेस्ट करवाएगा तो यही इओसिनोफिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके आता है। यानी कि या फिर कोई भी एलिमेंटिक इन्फेक्शन हो, ब्लड टेस्ट करवाएगा तो यही इओसिनोफिल उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके आएगा। अब इसके तीसरे पार्ट बेसोफिल के बारे में देखें तो ये लगभग 0.5 से 1% के आसपास होता है। ये कुछ सीक्रेट करता है लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन। ये जो हिस्टामिन होता है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है हमारा सेरोटोनिन, और जो ब्लड को जो लिक्विफाई करके रखता है वो हिपैरिन करके रखता है। ये जो बेसोफिल ही निकालते हैं ये तीनों चीज़, चाहे वो हिस्टामिन हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे वो हिपैरिन हो, ये तीनों चीज़ कौन रिलीज करता है? यही बेसोफिल रिलीज करता है। अगर हम देखें तो ये जो बेसोफिल होता है एक्चुअली एंटी इन्फ्लामेटरी में ये काम आता है। कहीं भी चोट लग जाए तो वहाँ पे अगर कुछ सेल को भेजना है तो यही बेसोफिल इस सेल के पास कुछ ये सब चीज़ें भेजती है, जिससे ब्लड वेसल्स को अगर डायलेट करना होगा तो डायलेट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट एक ग्रैन्युलोसाइट जिसमें मैंने बताया था लिम्फोसाइट होता है और एक मोनोसाइट होता है। ये जो मोनोसाइट होता है ये ठीक न्यूट्रोफिल की तरह काम करता है, फैगोसिटिक होता है, ये जर्म को खा जाता है। लगभग 6 से 8% के लगभग होते हैं ये। दूसरी अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट, दो टाइप का लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। अब ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होता है, बेसिकली ये जो होते हैं ये हमारे बॉडी को डिफेंस देता है। यानी कि अगर अल्टीमेटली बात करें तो ये जो WBC होता है ये हमारी बॉडी का सोल्जर है। ये जो बीमारियों से जो लड़ता है वो इसी WBC ही लड़ता है। यानी कि अगर कोई टाइप का इन्फेक्शन हो, कोई टाइप का अगर बीमारी हो, ब्लड में कोई तरह का इन्फेक्शन हो तो WBC के ये सब सारे पार्ट्स बढ़े हुए आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन सारी चीज़ों के बारे में।